हेलो ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है, यानी 7th नंबर का लेक्चर है। मैंने इन 7 लेक्चर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अपने तरीके से एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया है विद एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड। नो डाउट जो बच्चे वाकई में सीरियस हैं 2020 के लिए, उनके लिए ये सीरीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज रही होगी। और जो कर रहे हैं नो डाउट उनको बहुत 100% बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। कैसे हर बार सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ, वही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। माई सेल्फ डॉक्टर मनीष दुबे, माई PhD फंडेड फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च न्यू दिल्ली। आई एम सीनियर फैकल्टी ऑफ जूलॉजी सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट कोटा, एंड आई एम ऑल्सो former senior faculty of zoology Akash Institute Delhi and former senior faculty of zoology GCI Sikar. I'm author of chapters of for national and international books, and my total 22 research paper published in national and international journals. My total teaching experience more than 12 years in reputed institutes of India, more than 5,000 doctors under my mentorship. यहाँ पर मैं आपको I will help you to develop crystal clear concept with vast notes and example, ये मेरा प्रॉमिस है। Crack NEET UG with India's largest learning platform Unacademy। ऑनलाइन में इंडिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। और इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। और इसके प्लस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए उसमें एक ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन, उसको आपको क्लिक करना होगा। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको क्या प्रोवाइड होने वाला है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे यहाँ पर, जहाँ आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलते हैं जो आपकी स्टडी को इवेलुएट करते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं और साथ साथ में अनलिमिटेड ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी जितने ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस ड्यूरेशन आप किसी भी एजुकेटर के साथ, समझना, उसका लाइव लेक्चर, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर किसी भी डिवाइस पर अनलिमिटेड आप उसको वॉच कर सकते हैं। यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पर्टिकुलर किसी बैच के लिए ही सब्सक्रिप्शन लिया है। आप अगर एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो अनअकैडमी के जितने भी बेहतरीन एजुकेटर्स हैं, आप किसी का भी, ठीक है, आप वीडियो, उसका लेक्चर्स, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी लाइव वॉच कर सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन की बात आती है तो अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं तो सबसे बेहतरीन रहेगा कि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है, क्योंकि 24 मंथ यानी 2 ईयर आपको अमाउंट देना होगा 32,400। बट अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या आप 13 यानी आफ्टर 12 के स्टूडेंट है तो आपको 1 ईयर सफिशियंट है, जिसमें आपको 27,000 पे करना होगा, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बट आप कोई छोटा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ फैसिलिटी भी है। बट जितना आप छोटा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उतना अमाउंट ज्यादा होगा, जितना बड़ा लेंगे उतना ही अमाउंट रिड्यूस होता जाएगा। तो बड़े सब्सक्रिप्शन लेने में ज्यादा फायदा है कंपैरेटिव किसी छोटे से। और हाँ, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो MD001, MD मतलब मनीष दुबे 001, इस कोड को याद रखना। ये कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। नीट एग्जाम के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है बायोलॉजी स्कोर बूस्टर फाइनल टच नीट 2020, ये 2020 में भी काम करेगी और ये 21 में भी काम करेगी और ये सीरीज आगे भी काम करेगी, क्योंकि सीरीज बनी ही इतनी बेहतरीन है, मुझे खुद बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वो बच्चे जो वाकई में समझदार हैं, जिन्होंने स्टडी की है, वो सीरीज की इंपॉर्टेंस समझेंगे। हाँ, नए बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये फास्ट सीरीज है, क्योंकि इसके अंदर हमने कंसेप्ट की बात की है, इसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की है, हमने इसमें एनसीईआरटी डायग्राम की बात की है और इसमें हमने एनसीईआरटी रिवीजन की बात की है। क्विक रिवीजन सिंगल लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर। वेटेज मैं बता ही चुका हूँ, इसका 25 to 30 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी 100 to 120 मार्क्स का वेटेज है इसका, नो डाउट बहुत वेटेज है, ठीक है। इसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज कंप्लीट करने वाले हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है। इंपॉर्टेंस मैं बता चुका हूँ इस सीरीज की। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमारा लास्ट चैप्टर है आज, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसका वेटेज की बात करते हैं तो इसका वेटेज नो डाउट बहुत ज्यादा वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली 3 तो बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ 2 का भी रिपीटेशन लगातार मिला है, यानी 2 क्वेश्चन तो यहाँ लगभग लगभग मिले ही हैं।
तो रिपीटेशन काफी बार टूका है, तो नो डाउट प्रोबेबिलिटी है 2 to 3 क्वेश्चन तक के आने की। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक्शन मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन बताऊंगा, ठीक है, तो ये समझना है। उसके बाद हम एक एक क्वेश्चन पर हम एक एक कंसेप्ट उठाने वाले हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन को हमने एनसीईआरटी के हिसाब से डिजाइन किया है और हर क्वेश्चन में हमने सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, यानी एक क्वेश्चन भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल रही है और आपको एक एक डिस्कशन भी मिल रहा है। सीरियसली लेना बेटा, नो डाउट 100% इससे आपको बेनिफिट होने ही वाला है। अगर हम बेटा हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है, तो हार्मोन जो होते हैं बेटा वो प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं बेटा कौन होते हैं? प्राइमरी मैसेंजर्स। तो हम प्राइमरी या मैसेंजर्स की बात करते हैं, यानी हार्मोन्स की बात करते हैं, दीज आर टू टाइप, ठीक है, लिपिड सोल्यूबल भी होते हैं और वाटर सोल्यूबल भी होते हैं। अगर मैं लिपिड सोल्यूबल की बात करता हूं तो आप समझते हो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वो इजीली बाइलिपिड, क्योंकि कोई भी सेल होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है, तो लिपिड सोल्यूबल जितने भी होते हैं वो बाइलिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कैपेबल होते हैं। बट जो वाटर सोल्यूबल होते हैं बेटा वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में अनकैपेबल होते हैं, ठीक है। यानी हार्मोन क्या है? इट इज अ प्राइमरी मैसेंजर। इनको करना क्या है? अपने मैसेज को, समझना, अपने मैसेज को, सिग्नल को कहां पहुंचाना है? न्यूक्लियस के पास पहुंचाना, न्यूक्लियस के पास पहुंचाना है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए और डीएनए से जब उनका सिग्नल आता है तब डीएनए एमआरएनए और राइबोसोम के थ्रू क्या करता है? उस मैसेज को डीकोड करता है प्रोटीन की फॉर्म में। तब उस प्रोटीन का फिजियोलॉजिकली रिस्पॉन्स होता है और उसका फंक्शन आता है। उसी हिसाब से पूरी बॉडी बनी है। आप समझ रहे हो ना कि बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से होता है, जाइगोट, बट आगे जाते 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 क्या होता जाता है? हर सेल के फंक्शन चेंज होते जाते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? उसके जीनोम पर डिपेंड करता है, उसके डीएनए पर डिपेंड करता है। यानी आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, क्या होना चालू हो जाता है? आप कह सकते हो कि आगे जाके स्पेसिफिकेशन होना चालू हो जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन होना चालू हो जाता है और पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेस करना चालू कर देते हैं। तो इन जीन को एक्सप्रेस कराने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है प्राइमरी मैसेंजर या हार्मोन्स की। तो जो बेटा हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो तो डायरेक्टली सिग्नल को लेके कहां चले जाएंगे? डीएनए के पास, डायरेक्ट डीएनए के पास जाएंगे क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होते हैं। बट जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होते तो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में अनकैपेबल होते हैं, तो वो अपने सिग्नल को लेके जाते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर के पास। तो समस्या है इनके पास, वाटर सॉल्युबल के पास, क्योंकि सिग्नल से मेम्ब्रेन बाउंड्री रिसेप्टर तक पहुंचाते हैं। तो अब यहां से सिग्नल को डीएनए के पास तक कौन पहुंचाएगा? तो इनको रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी मैसेंजर। मैंने कुछ एग्जांपल दिए एनसीईआरटी के, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जैसे सेकेंडरी मैसेंजर की बात करते हैं, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम आयन और IP3 इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, इट इज एक्ट एज सेकेंडरी मैसेंजर। तो ध्यान रखना है, लिपिड सॉल्युबल के केस में सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वाटर सॉल्युबल के केस में सेकेंडरी मैसेंजर की रिक्वायरमेंट होती है। एक बात तो क्लियर हो गई। जितने भी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं उनके जो रिसेप्टर होते हैं वो डीएनए बाउंडेड, समझना मेरी बात, या इंट्रासेलुलर बाउंडेड रिसेप्टर होते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ वाटर सॉल्युबल की, तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं बेटा? मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में अनकैपेबल होते हैं। एक बात तो समझ में आ गई, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के रिसेप्टर डीएनए के पास होते हैं, डीएनए के ऊपर लगे होते हैं, और वाटर सॉल्युबल रिसेप्टर के वाटर सॉल्युबल हार्मोन के रिसेप्टर मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं। इसीलिए वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स को रिक्वायर्ड होती है सेकेंडरी मैसेंजर की, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन को रिक्वायर्ड नहीं होती सेकेंडरी मैसेंजर की। एक्शन मैकेनिज्म सबका सेम है, ठीक है। यहाँ लिपिड सॉल्युबल डायरेक्ट डीएनए को स्टिमुलेट कर लेते हैं और वाटर सॉल्युबल इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर डीएनए के पास सिग्नल पहुंचाते हैं, तब जाकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन, जिसको हम बायोकेमिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, देन प्रोटीन का फंक्शन, जिसको हम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, वो कंटिन्यू होता है। बात आती है कि लिपिड सॉल्युबल जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, आप जैसे समझते हो सेक्स हार्मोन स्टेरॉयडल होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉयडल होते हैं, ये सारे के सारे स्टेरॉयडल हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं। बट एक हार्मोन ध्यान रखना है आपको, थायरॉक्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्वेश्चन भी आता है। थायरॉक्सिन एक्चुअल में टायरोसिन अमाइनो एसिड की आयोडोनेटेड फॉर्म है, यानी टायरोसिन अमाइनो एसिड से आयोडीन की बाइंडिंग से बन रहा है, बट ये लिपिड सॉल्युबिलिटी दिखाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसकी टू फॉर्म्स होती हैं, T3 एंड T4, ट्राई आइडो टायरोनिन और टेट्रा आइडो ट्राई आइडो थायरोनिन और टेट्रा आइडो थायरोनिन। तो ये हार्मोन जो होते हैं बेटा,
ये लिपिड सॉल्युबिलिटी ध्यान रखना है। थायरोक्सिन एक तो स्टेरॉइडल होते हैं जो लिपिड सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, जिनके रिसेप्टर ठीक है डीएनए बाउंडेड होंगे, और एक थायरोक्सिन भी आपको याद रखना है जिसके रिसेप्टर डीएनए बाउंडेड होते हैं। और वाटर सॉल्युबल तो आप समझिए जितने भी प्रोटीन नेचर के या अमीनो एसिड नेचर के या पेप्टाइड नेचर के होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो इनके रिसेप्टर कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर होते हैं, और इनको रिक्वायरमेंट होती है सेकेंडरी मैसेंजर लाइक साइक्लिक एमपी, साइक्लिक जीएमपी, कैल्शियम और IP3 इनोसिटल ट्राइफॉस्फेट। ये जरूर ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन आता है, जब प्रोटीन बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जब प्रोटीन का फंक्शन होता है तो बेटा इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो यहां तक एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ हार्मोन एक्ट थ्रू फॉलोइंग वे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिखा रखा है उन्होंने, ठीक है, एक्सेप्ट। अब वे देखो क्या है डायग्राम के अंदर, यहां देखो कहीं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर हार्मोन डायरेक्ट डीएनए के पास आ रहा है, डायरेक्ट डीएनए बाउंडेड हार्मोन है। तो डीएनए बाउंडेड है तो कैसा किस नेचर का होगा, या तो स्टेरॉइडल होगा या थायरोक्सिन की फॉर्म होगी। आप समझना मेरी बात, वो कहना चाह रहे हैं इनमें सारे के सारे इस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी स्टेरॉइडल नेचर के हैं, समझना, या थायरोक्सिन की फॉर्म है। एक्सेप्ट एक कुछ ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो ग्रुप को आपको ढूंढना है। कॉर्टिसोल, मैंने बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन कैसे होते हैं, स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, तो ये तो यही गलत हो गया, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये भी कहाँ का हार्मोन है, आप बोलोगे एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, तो ये भी स्टेरॉइड नेचर का होगा। एक्सेप्ट ये तो शो करेगा, ये सब शो कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखो टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ये भी क्या है, स्टेरॉइड नेचर का है, सेक्स हार्मोन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं, तो वो इस डायग्राम को फॉलो करेंगे। पर पूछा क्या है, एक्सेप्ट, क्वेश्चन यही गलती होती है, ध्यान रखना, एक्सेप्ट में ध्यान रखना है। प्रोलैक्टिन, ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन प्रोटीन नेचर का है, इंसुलिन प्रोटीन नेचर का है, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन नेचर का है। तो ये तीनों हार्मोन इस डायग्राम को फॉलो नहीं करेंगे, यानी इन तीनों हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर होते हैं। समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्लियर कट कर लेना। एक एनसीईआरटी में डायग्राम और दे रखा है, बहुत अच्छा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ दिखा रखा है कोई हार्मोन है, क्या है पता नहीं, ठीक है। फिर बता रखा है ये हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, आप समझ ही रहे हो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर है, ठीक है। इसमें रिस्पॉन्स फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। देन क्या आ रहा है, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर का एक्टिवेशन हो रहा है, फिर बायोकेमिकल रिस्पॉन्स हो रहा है, और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब है फंक्शन ऑफ प्रोटीन। यानी ये प्रोटीन वाले हार्मोन यानी प्रोटीन नेचर हार्मोन की बात कर रहा है, ठीक है। तो फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, which of the following set of hormone represent perform given mechanism of action। अब आपको उसमें प्रोटीन वाले हार्मोन ढूंढने हैं, ठीक है। FSH प्रोटीन है, LH प्रोटीन है, पर एस्ट्राडायोल इट इज अ एस्ट्रोजन, स्टेरॉइडल नेचर का हो गया। इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है। एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन कहां से निकलते हैं, ये मेडुला से निकलते हैं, समझना मेरी बात, ये भी प्रोटीन नेचर हो गया, बिल्कुल सही प्रोटीन नेचर है। और एफएसएच भी प्रोटीन नेचर है, ध्यान रखना। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन तो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, और एड्रिनल मेडुला के हार्मोन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट, पर आगे भी देख लेते हैं। प्रोलैक्टिन प्रोटीन, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन दोनों प्रोटीन, पर टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइडल आ गया, ठीक है। कॉर्टिसोल फिर स्टेरॉइडल आ गया, तो एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, क्या, सेकंड। तो आप समझ गए होगे। नेक्स्ट, हार्मोन शो फॉलोइंग फीचर एक्सेप्ट, यानी हार्मोन सारे फीचर्स फॉलो करता है, पर एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के वो ढूंढना है आपको। कोई डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो हार्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं बेटा, ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, इट्स ओके, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, इट्स ओके, ऑलवेज कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक, ये गलत हो गया, ऑलवेज नहीं। अब ये समझते हो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मानो हाइपोथैलेमस और नीचे पिट्यूटरी, अगर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलना है, कौन सा हार्मोन, मान लो कोई भी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन मान लो, ठीक है, या कोई भी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ले लेते हैं, फर्स्ट हार्मोन हार्मोन। अब पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, अगर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, समझना, ये आएगा और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन को निकालने के लिए, तो क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव फीडबैक। क्या बोलेंगे बेटा इसको, पॉजिटिव फीडबैक। पर मान लो हाइपोथैलेमस से एक ऐसा हार्मोन निकल रहा है जो ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करने की बजाय इनहिबिट कर रहा है, समझना मेरी बात। जैसे मान लो, ठीक है,
सोमैटोस्टैटिन। ये क्या काम करेगा, ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को क्या कर देगा, रोक देगा, इनहिबिट कर देगा। तो नेगेटिव फीडबैक हो गया। तो पॉजिटिव फीड और नेगेटिव। अब समझना यहाँ नेगेटिव फीडबैक लूप। अब नेगेटिव फीडबैक लूप क्या होता है समझने की कोशिश करना। अगर मान लो पिट्यूटरी से निकल रहा है एलएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन, एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन किसके सीक्रेशन को इंड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन, मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि एलएच हार्मोन मेल के केस में इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है और इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। मान लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन अपने ही निकलने को बंद कर सकता है। तो इसके रिसेप्टर हाइपोथैलेमस के पास भी होते हैं, उसके रिसेप्टर पिट्यूटरी के पास भी होते हैं। यानी ये हाइपोथैलेमस से समझना जीएनआरएच के सीक्रेशन को रोकेगा और पिट्यूटरी से समझना मेरी बात एलएच के सीक्रेशन को रोकेगा, तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, डाउन। दिस इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक लूप। समझ गए ना मेरी बात। तो ऐसा नहीं है कि बेटा हमेशा नेगेटिव फीडबैक लूप से ही कंट्रोल होते हैं। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो पॉजिटिव फीडबैक भी दिखाते हैं, नेगेटिव फीडबैक लूप भी दिखाते हैं, इसलिए ऑलवेज आप समझ गए होगे। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट अ हार्मोन दैट कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, 24 आवर डाययूरिनल रिदम, समझना, ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो देखो डाययूरिनल का मतलब एक तो होता है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल हम किसके लिए यूज करते हैं, जो रात्र में यानी नाइट के टाइम पर एक्टिवेट होते हैं, हम कौन है, डाययूरिनल, ठीक है। तो जो हम अपनी बात करते हैं तो 24 आवर की जो रिदम होती है, समझना, उसको कंट्रोल कौन करता है, आप बोलोगे पीनियल ग्लैंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, समझ रहे हो ना, जो हमारी सर्केडियम रिदम को कंट्रोल करती है, हमारी समझना, ठीक है, स्लीप वॉक साइकिल को मेंटेन करती है, यानी बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करती है, बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करती है। तो वो कौन सी ग्लैंड हो गई, पीनियल ग्लैंड। तो यहाँ कौन सा लेबलिंग है जो पीनियल ग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच। आप समझ गए होगे। हाँ। तो डायग्राम एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। देन अ यंग चाइल्ड बॉय टेम्परेचर ड्रॉप, अचानक से किसी बच्चे का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, यंग चाइल्ड का मान लो कम होता जा रहा है, ठीक है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस, आप जानते हो हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये टेम्परेचर रेगुलेटर है, ठीक है, इसको थर्मोस्टेट भी कहते हैं। तो कैसे करता है टेम्परेचर रेगुलेटर, ठीक है। हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस किस हार्मोन के थ्रू टेम्परेचर रेगुलेट करेगा, ग्रोथ हार्मोन के थ्रू करेगा, समझना मेरी बात, या टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के थ्रू करेगा, या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन के थ्रू करेगा, या सोमैटोस्टैटिन सोमैटोकाइनिन के थ्रू करेगा। तो पहले पता होनी चाहिए कि हाइपोथैलेमस इनमें से किस हार्मोन को बनाता है। भाई थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो बनते हैं पिट्यूटरी में, जो थायराइड इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, थायराइड ग्लैंड के पास लगे होते हैं, जो थायरोक्सिन के लेवल को बढ़ा करके बीएमआर को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर पूरी बॉडी में ही होते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी से निकलते हैं। तो दोनों की कैंसिल हो गए। अब यहाँ हाइपोथैलेमस के हार्मोन की बात कर रहा है, तो सोमैटोकाइनिन, समझना, सोमैटोकाइनिन ये हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन है, इनको ऐसे भी कह सकते हो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कभी कभी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ना देकर के सोमैटोकाइनिन टर्म दे देगा। तो सोमैटोकाइनिन विच रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है, पर ग्रोथ हार्मोन तो टेम्परेचर को मेंटेन ही करेंगे। टेम्परेचर मेंटेन कैसे होता है, बीएमआर बढ़ने से। देखा होगा जिन लोगों की बॉडी का बीएमआर ज्यादा होता है उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, उनकी भूख भी ज्यादा होती है, और उनका जो फूड इंटेक करते हैं वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाता है, इसलिए वो लोग दुबले पतले होते हैं। आप समझ रहे हो। तो सारा खेल है बीएमआर का, यानी थायरोक्सिन का, आप समझ गए होगे। और तो हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकलता है, टीआरएस थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है क्या निकालने के लिए, टीएसएच। अब पिट्यूटरी कहाँ जाती है, आप जानते हो थायराइड ग्लैंड के पास जाती है, और वहां जाकर के ये क्या काम करेगी, आप सब बाइलोब थायराइड ग्लैंड होती है, वहां जाकर के थायरोक्सिन के लेवल को इंक्रीज कर देगी। तो समझ गए होगे। यहाँ हाइपोथैलेमस की बात चल रही है, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटर है, पर कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आप बोलोगे टीआरएस, यानी थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को इंड्यूस करके हो जाता है पिट्यूटरी के पास। समझ गए होगे। Which hormone is synthesized by neurohypophysis? न्यूरोहाइपोफाइसिस में कोई भी हार्मोन नहीं बनता, ध्यान रखना। एडिनोहाइपोफाइसिस में हाइपोथैलेमस के इंड्यूस करने से
सारे हार्मोन बनते हैं, पर पोस्टीरियर लोब जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं वहां हार्मोन नहीं बनते, उसके हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनते हैं। समझ रहे हो, सिक्रेटरी न्यूरॉन के थ्रू हाइपोथैलेमस में बनते हैं, सिक्रेटरी न्यूरॉन के थ्रू न्यूरो हाइपोफाइसिस में आते हैं, वहां से रिलीज होते हैं एक्सोसाइटोसिस से, बनते नहीं है। ध्यान रखना है आपको, नन ऑफ। जैसे अब एनसीईआरटी का डायग्राम में, ठीक है, आप समझ रहे होगे, पिट्यूटरी दिखा रखी है, न्यूरो हाइपोफाइसिस दिखा रखा है, एडिनो हाइपोफाइसिस दिखा रखा है। पूछा क्या है इन्होंने, यहाँ डी के बारे में पूछा है। अब डी देखो, डी कहाँ दे रखा है, डी ये दे रखा है। डी क्या है आप जानते हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है बेटा, वो क्या रिलीज करती है, समझना, सिंथेसाइज नहीं होता, रिलीज होता है। तो अब देखो, ए क्या दे रखा है, हाइपोथैलेमस, डी के बारे में पूछा है, ठीक है। नंबर वन ए हाइपोथैलेमस, ठीक है, प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन हार्मोन, डी एंड देयर करस्पॉन्डिंग फंक्शन इन द बिलो फिगर, ठीक है। कोर्ट में डी रखा है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, रिलीज कर सकती है पर सिंथेसाइज नहीं कर सकती। यही सही है, ठीक है, डी से करस्पॉन्डिंग कुछ है तो आप समझ लीजिए डी क्या कहना चाह रहा है। Among the hormone which is synthesized by attaching iodine to, समझना, tyrosine by enzymatic action, store for some period of time and then secrete into blood। कौन सा हार्मोन है जो टायरोसिन अमाइनो एसिड की आयोडोनेटेड फॉर्म में, आप जानते हो थायरोक्सिन T3 T4, ये क्या होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड की आयोडोनेटेड फॉर्म होते हैं बेटा। यही एक लौता हार्मोन है जो कुछ समय तक, आप कह सकते हो, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसमें फॉलिकल्स होते हैं, उसके अंदर कोलाइडल फॉर्म में स्टोर होता है। यही एक ऐसा हार्मोन है जो स्टोर फॉर्म में मिलता है, थायरॉक्सिन। सेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड डेवलप फ्रॉम टिश्यू विद टू डिफरेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप, यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो तो होने की प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं पूछूं बताओ इनमें से दो ऐसी ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंड का एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन अलग अलग टाइप का, टू डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है, तो आप जानते हो एक तो पिट्यूटरी होती है, आपको पता है पिट्यूटरी का जो एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग का मतलब है, पिट्यूटरी का जो एंटीरियर लोब है, एडिनो हाइपोफाइसिस, समझना, वो गट की अपर पार्ट यानी माउथ से एक्टोडर्मल ओरिजिन है। जबकि इस पिट्यूटरी का जो दूसरा वाला पार्ट है, पोस्टीरियर लोब है, समझना, वो एक्चुअल में हाइपोथैलेमस का ही ओरिजिन है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो अलग अलग ओरिजिन है, मैं लिख देता हूं इस वाली बात को। ओरल एक्टोडर्म, बोलेंगे न्यूरल एक्टोडर्म। आप जानते हो एडिनो हाइपोफाइसिस जो एंटीरियर लोब होता है, समझना, वो गट के अपर पार्ट की एक्टोडर्मल एपिथेलियल टिश्यू से ओरिजिनेट होता है। जबकि पोस्टीरियर लोब होता है जो एक्चुअल में उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, वो न्यूरॉन से मिलकर बना है, तो न्यूरॉन की एक्टोडर्मल से उसका ओरिजिन होता है। तो एक तो पिट्यूटरी क्लियर हो गई, इसमें कंफ्यूजन होता है। अब दूसरा, आप एड्रिनल ग्लैंड जानते हो, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक कॉर्टेक्स होती है और एक मेडुला। अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करता हूँ, पूरा कॉर्टेक्स का जो ओरिजिन है, एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स का ओरिजिन है, बाहर वाली लेयर का जो ओरिजिन है वो होता है मीजोडर्मल। जबकि जो मेडुला, अंदर वाली मेडुला का जो ओरिजिन है वो होता है एक्टोडर्मल। इसलिए क्वेश्चन भी आता है। तो एक्चुअल में इन दोनों की अगर बात की जाए तो इनका जो ओरिजिन है, टू डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन होते हैं दोनों के, एड्रिनल और पिट्यूटरी। इंसुलिन डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे पता है गलत भी करने वाले हो, दिमाग लगाओ। इंसुलिन डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे कम करती है, एक तो आपको पता है कि इंसुलिन क्या करती है, ठीक है, ये मान लो सेल है, ये मान लो ब्लड वेसल्स है, सेल कह रहा हूं। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज ब्लड
ग्लूकोज लेवल। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो इस हार्मोन का सीक्रेशन होता है इंसुलिन। मानो ये इंसुलिन के रिसेप्टर्स लगे हैं सेल में, ये मान लो इंसुलिन हार्मोन आया, ये इंसुलिन हार्मोन आता है और अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर से बाइंड करते ही सिग्नल डीएनए के पास पहुंचता है, और डीएनए क्या काम करता है, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कौन सी प्रोटीन? GLUT। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया हुआ है, 4 प्रोटीन। अब ये GLUT 4 प्रोटीन क्या काम करती है, ये इन मेम्ब्रेन से आकर के बाइंड होती है और इस मेम्ब्रेन को परमिएबल करती है, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, और ग्लूकोज अंदर आना चालू हो जाता है। यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है इंसुलिन। पहले क्या काम करता है कि ये इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करके, कहां पर होते हैं इसके इंसुलिन के मैक्सिमम रिसेप्टर? एडिपोसाइट के पास होते हैं और लिवर सेल के पास में होते हैं, समझ रहे हो? मसल्स में भी होते हैं। यानी जहां पर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है वहां इसके रिसेप्टर के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तभी तो कहते हैं एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है अगर टाइप 2 डायबिटीज से बचना है आपको। टाइप 1 डायबिटीज में तो आप जानते हो इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है, कम। पर टाइप 2 डायबिटीज में आप जानते हो इंसुलिन के रिसेप्टर डिजेनरेट करना चालू हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। तो अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज से बचना है, यानी बॉडी के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर को मेंटेन करना है, तो आपको क्या करना होगा? एक्सरसाइज करनी होगी। एक्सरसाइज करने से क्या होगा? आपके मसल्स की ग्रोथ होगी। जितनी मसल्स की ग्रोथ होगी बेटा, उतने ही इंसुलिन रिसेप्टर आपके मेंटेन ज्यादा होंगे, उतनी ही डायबिटिक टाइप 2 डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एक्सरसाइज वगैरह। टाइप 2 डायबिटीज जो आज की डेट में बड़ा कॉमन होता जा रहा है, ठीक है, बच्चों में भी हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज, तो ध्यान रखना है। तो ये तो एक तो काम हो गया, इंसुलिन का काम होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करना, पर कैसे कैसे करता है? एक मैकेनिज्म तो क्लियर होगी, और कैसे करता है इंसुलिन? ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को, कहां पर? लिवर में और मसल्स में। क्योंकि ये क्या करता है, इसके इफेक्ट से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। समझना मेरी बात, नहीं ग्लाइकोजेनेसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हो? तो ग्लाइकोजेनेसिस को इंड्यूस करेगा, लाइसिस को इंड्यूस नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा? कम होगा। इसके अलावा और क्या काम करता है? इसके अलावा इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड एंड ग्लिसरॉल टू ग्लूकोज इनटू लिवर। अब लिवर में आप जानते हो, लिवर में क्या होता है? अमाइनो एसिड डीएमिनेशन की मैकेनिज्म होती है, ठीक है, और डीएमिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, बॉडी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बॉडी अमाइनो एसिड से दो काम करती है। एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो डीएमिनेशन के थ्रू अल्फा कीटो एसिड बनता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी अगर आपकी डाइट में ओनली प्रोटीन है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन है तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो लिवर की क्वालिटी है डीएमिनेशन, वो उस प्रोटीन से अमाइनो एसिड को डीएमिनेट करके, ठीक है, अल्फा कीटो एसिड बनाता है जो क्रैब साइकिल में एंटर करा करके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। पर जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल कम करना है तो क्या करना होगा? अमाइनो एसिड का क्या करना होगा? इस अमाइनो एसिड से ग्लूकोज में कन्वर्जन को रोकना होगा लिवर के अंदर। तो इंसुलिन ये काम भी करता है, यानी अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन को, डीएमिनेशन को रोकने का काम करता है। इन तीनों मैकेनिज्म की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अक्सर बच्चों बच्चों के दिमाग में ये होता है, सर इंसुलिन तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, पर एक्चुअल में इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कैसे? GLUT 4 प्रोटीन बना करके, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ा देता है, सेल के अंदर ग्लूकोज के फॉर्मेशन को, यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इनहिबिट करता है, और अमाइनो एसिड के ब्रेकडाउन को, यानी डीएमिनेशन को रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ध्यान रखना। आगे, इनवर्टिब्रेट, समझना, इनवर्टिब्रेट द प्ले अ सेंट्रल रोल इन इंटीग्रेटिंग एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम। अब समझो, अगर मैं वर्टिब्रेट की बात करता हूं तो इंटीग्रेटिंग एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो दोनों ही काम इंटीग्रेट करती है, एंडोक्राइन का भी और नर्वस का भी? आप जानते हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि हाइपोथैलेमस एक ऐसी ग्लैंड भी है, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, समझ रहे हो, विच एक्ट एज थर्मोरेगुलेटर, ऑस्मोरेगुलेटर, थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन का भी पार्ट है। बट ये ग्लैंड भी है बेटा जो पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को कंट्रोल करती है, और पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब को बनाने का भी काम करती है। तो आप बोलोगे हाइपोथैलेमस दोनों का काम। विच हार्मोन डू नॉट शो ट्रॉपिक इफेक्ट? ट्रॉपिक मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक मतलब ग्रोथ, समझना। तो ग्रोथ जैसे इफेक्ट नहीं दिखाता है बॉडी में किसी भी चीज की ग्रोथ, जैसे FSH है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल की ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है तो आप जानते हैं फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकल रहा है, एस्ट्रोजन डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ऐसी एलएच, एलएच मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को इंड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन आप जानते हो, ठीक है। एलएच के दो काम होते हैं, एक तो ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर कर जाता है फीमेल के केस में तो उसको कार्पस ल्यूटियम की ग्रोथ को मेंटेन करता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है, वहां भी ग्रोथ, यानी सब ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप समझ ही रहे हो, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है बीएमआर बढ़ा करके, ठीक है। एलएच और टीएसएच आप समझ में आ ही गया। पर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहीं ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। प्रोलैक्टिन डायरेक्टली ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, ये प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन है, मेमरी ग्लैंड में मिल्क के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये पिट्यूटरी से, ठीक है, ये एक तरीके से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीनियल ग्लैंड को इंड्यूस करता है, ठीक है। मेलानिन कह सकते हो, मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए, तो ये भी डायरेक्ट ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। आप समझ गए क्या? इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लामेटरी डिसीज, मानो किसी पर्सन को इन्फ्लामेटरी डिसीज है, हो जाती है कि चोट लग गई, अर्थराइटिस हो गई, ठीक है। अब आप किस हार्मोन को उसको प्रोवाइड कराओगे? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है? बहुत बार रिपीट हुआ है, आप सच कह रहा हूं, जब स्टेट पीएमटी होता था उस तब भी बहुत रिपीट हुआ है, एंटी इन्फ्लामेटरी, समझना। डिसीज प्रॉपर्टी रखने वाला हार्मोन आप जानते हो, एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर होती हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेकंड नंबर पर सबसे ऊपर होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फिर होती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सबसे नीचे होती है सेक्स कॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करती है कॉर्टिसोल, समझना मेरी बात, और कॉर्टिसोल सुपर हार्मोन है, ये एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटी भी रखता है, ये इम्यूनो सप्रेसर की तरह काम करता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी हम कॉर्टिसोल देते हैं बेटा, कॉर्टिसोल सुपर, ये एक तरीके से स्ट्रेस के टाइम पर भी निकलने वाला हार्मोन है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। और ये वाइटलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होगा तो सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, आप समझ रहे हो। तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल का मेन काम क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देना। तभी तो कहते हैं अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? इंसुलिन एक्टिवेट हो जाएगा, अब उस ग्लूकोज को एडिपोसाइट में डिपॉजिट कराना चालू करेगा, तो क्या होगा बेटा? आप, यानी इंसान के अंदर मोटापा आना चालू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं स्ट्रेस जो लोग ज्यादा लेते हैं उनको मोटापा आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एक तो नॉर्मल फैट बढ़ता है, वो खाने से बढ़ता है, और एक खा रहे नहीं हो फिर भी मोटापा बढ़ता जा रहा है, एक रोटी खाते हो फिर भी मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो वो कॉर्टिसोल की इफेक्ट से, समझ रहे हो। तो कॉर्टिसोल का निकलना बहुत डेंजरस होता है, और कॉर्टिसोल ज्यादा निकलेगा तो इम्यूनो सप्रेसर का काम करता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा, इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना है कॉर्टिसोल, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसर की तरह काम करता है, इसलिए इन्फ्लामेशन में भी हम कॉर्टिसोल को यूज करते हैं। इम्यूनो सब जितने भी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी हम कॉर्टिसोल को यूज करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कॉर्टिसोल को यूज करते हैं, ठीक है। तो और ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का तो काम करता ही है। तो कॉर्टी, अब इसमें देखो कौन से हैं कॉर्टिसोल, आप समझ गए हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं कॉर्टिसोल को रिलीज करते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज टू द पैराथायराइड, अब समझना, पैराथायराइड, अगर पैराथायराइड ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग थायरो थायरॉयडेक्टोमी सर्जरी कॉज, टॉमी मतलब निकाल देना। मान लो किसी की थायराइड में इंफेक्शन हो गया है, कैंसर हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? थायराइड थायरॉयडेक्टोमी करने पड़ेगी, टॉमी मतलब रिमूव कर देना। पर गलती से ऐसा करते समय पैराथायराइड ग्लैंड में सप्लाई ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो गई, तो पैराथायराइड भी डैमेज हो जाएगी। अगर पैराथायराइड डैमेज हो गई तो क्या इफेक्ट आएगा? पता होना चाहिए पैराथायराइड करती क्या है। पैराथायराइड ग्लैंड पैराथ हार्मोन को रिलीज करती है, पीटीएच, मैंने कई बार लेक्चर में बताया है। और पीटीएच क्या काम करता है? ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? एक काम तो करता है, ऑस्टियोक्लास्ट के पास सिग्नल भेजता है, जो बोन को खाना चालू कर देते हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। दूसरा काम क्या करता है? जेजी सेल के पास सिग्नल भेजता है, और जेजी सेल क्या रिलीज करते हैं? कैल्सिट्रायोल। जेजी सेल कहाँ पर? किडनी। और कैल्सिट्रायोल क्या काम करता है? अगेन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। कैसे? इंटेस्टाइनिक गट से एब्जॉर्ब करके। मान लो ये काम नहीं हो रहा तो ब्लड कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? कम। और ब्लड कैल्शियम लेवल कम होने से होती है टीटैनी, याद आया? पैराथायराइड टीटैनी, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होगा तो सार्कोलेमा की पोलैरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि ब्लड कैल्शियम
सार्कोलेमा की पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो अगर डीपोलराइज हो गई तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम कहाँ जाएगा, बाहर, और वो बाहर आ गया टीपी से बाइंड करके परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, दिस इज नोन एज टिटेनी। मैंने मूवमेंट एंड लोकोमोशन में बहुत डिटेल में समझाया है टिटेनी के बारे में, बहुत कंसेप्चुअली, टिटेनी और टिटनस, ठीक है, मैं क्या डिफरेंस होता है वो कंसेप्ट मैंने समझाया वहां पर। Which hormone of adrenal gland are very similar, समझना, both chemically and functionally to the sex hormone produced by gonad। अब बताओ इनमें कौन सा हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी जो गोनैड से सेक्स हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, उनसे सिमिलरिटी केमिकली भी और फंक्शनली भी, यानी केमिकल स्ट्रक्चर भी काफी कुछ मिलता है और फंक्शनल प्रॉपर्टी भी काफी कुछ मिलती है, ठीक है। कौन सा ऐसा है, कॉर्टिसोल, स्टेरॉयडल नेचर का तो होता है पर केमिकली फंक्शनली नहीं बोलेंगे, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन है, कॉर्टिसोल लेवल नेचर का है बट नहीं है, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन प्रोटीन नेचर के होते हैं तो है ही नहीं है। अब बात आती है किसकी, ये तीनों क्या हो गए, नहीं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन, इसको बोलते हैं DHEA, DHEA, ध्यान रखना, ये एक ऐसा हार्मोन है, समझना, ये गोनेडल ये ऐसा एक हार्मोन है जो स्टेरॉयडल नेचर का होता है। ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा मिलने वाला स्टेरॉयडल हार्मोन DHEA ही होता है बेटा, ध्यान रखना। ये प्रिकर्सर है, ये एस्ट्रोजन का भी प्रिकर्सर है, ये टेस्टोस्टेरोन का भी प्रिकर्सर है, बहुत इंपॉर्टेंट है DHEA। तभी तो आजकल जो जिम में जाते हैं लोग, वो DHEA को इंजेक्शंस लेते हैं। ये मेटाबॉलिक इफेक्ट को कह सकते हो, मस्कुलरिटी को बढ़ाने का काम करता है, समझ रहे, एनाबॉलिक इफेक्ट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस की ट्रेस अमाउंट भी बहुत सारे चेंजेस ला देती है। अगर इसकी ओवरडोज ले लेते हैं तो बॉडी पर एक्सेसिव हेयर भी हो जाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं इसके। पर डेंजरस चीज है, हम किसी भी हार्मोन को अगर बाहर से एडिशनल देना चालू कर देते हैं तो बॉडी में नेचुरल DHEA का फॉर्मेशन कम हो जाता है। और ऐसा होने से चाहे मेल हो या फीमेल, क्योंकि आजकल जिमर्स में देखा होगा बड़ा क्रेज हो गया है, ठीक है, मसल बिल्डअप का, और उसका साइड इफेक्ट उनको पता नहीं है, क्योंकि DHEA के इंजेक्शन लेते हैं तो उनका नेचुरल DHEA बनना बंद हो जाएगा। और DHEA दो जगह से बनता है, आप जानते हो, गोनेड्स में भी बनता है, मेल हो या फीमेल हो, और समझना मेरी बात, और कहाँ बनता है दूसरा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का कौन सा वाला पार्ट, इनर वाला पार्ट, ठीक है, यानी एड्रिनल ग्लैंड में भी ये बनता है और गोनेड्स में भी बनता है बेटा। ये एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन का प्रिकर्सर भी है, ब्लड में सबसे ज्यादा मिलने वाला हार्मोन भी है बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी ट्रेस अमाउंट भी बॉडी में बहुत सारे चेंज कर सकती है। अगर बाहर से आप इसको लोगे तो नो डाउट नेचुरल सिंथेसिस रुक जाएगी, जिसकी वजह से ढेरों सारे डेंजरस, मतलब डेथ तक होने की प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर में, अगर आप लंबे समय तक इसको ले रहे हो तो बॉडी का। समझ रहे हो ना मेरी बात, यहाँ तक कोई डाउट है बेटा, नहीं होना चाहिए। अब मैचिंग कर रही है, मार्क द मिसमैच, जो मैच नहीं कर रहा। मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ क्वेश्चन के बेस पर, अगर मेरे एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन रहे हो तो मेरा प्रॉमिस है हार्मोन का एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, हार्मोन का एक भी डायग्राम नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये सुपर स्ट्रेटजी है, मेरी स्ट्रेटजी को वो बच्चे बहुत अच्छे समझ सकते हैं जो उन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, और जो पढ़ाई नहीं की है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने पढ़ाई की है उनकी 100% बोल रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा। और क्योंकि जो हम स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड स्ट्रेटजी, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्लियर करता जा रहा हूँ, आपको नहीं पता मैंने क्वेश्चंस को इतने सुपर तरीके से डिजाइन किया है कि एनसीईआरटी की ये पैरा, एनसीईआरटी का ये पैरा, हर पैरा को मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चंस की वे में। तो ये सीरीज तो तुम्हारी अभी भी काम आएगी, एग्जाम जो बच्चे, ठीक है, नए जो आ रहे हैं 2021 के लिए, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल सीरीज है, इसकी सुपर सीरीज है। मैं इसकी तारीफ खुद नहीं करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को खुद लगना चाहिए यार सुपर सीरीज है, और नो डाउट बहुत बेनिफिट होगा आपको। अब मैचिंग करो, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन कहां से निकलते हैं, मेडुला, एड्रिनल मेडुला, ये प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं, एड्रिनल मेडुला से निकलते हैं। तो दोनों ही हार्मोन की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन क्या काम करते हैं, इमरजेंसी कंडीशन में बॉडी में चेंजेस कराते हैं, समझना मेरी बात। तो मैचिंग कराओ, किससे मैच करेगा, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, एड्रेनलिन, कैल्शियम होमियोस्टेसिस, मैच कर गया, ये बोला मैंने। एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन आपको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं इमरजेंसी के लिए। मैंने बोलता भी हूँ कि अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो बॉडी में एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है।
जो बॉडी में सारे चेंजेस करता है ड्यूरिंग इमरजेंसी। कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन, ध्यान रखना कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन उसी की फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो कहाँ से निकलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। किस लेयर से निकलते हैं? मिडिल वाली लेयर से निकलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। समझना, उसका मेन हार्मोन तो कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल होता है, बट ये भी उसी का पार्ट है, उसी ग्रुप का पार्ट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। क्या काम करता है? मैंने बताया था ये क्या काम करते हैं, मैंने बहुत सारे काम बताए थे, ठीक है। इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, ड्रग्स में दिए जाते हैं, आजकल जितनी भी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आती है उसमें कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन ही यूज करते हैं। क्या काम करते हैं? जनरल रेजिस्टेंस टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, और स्ट्रेस के टाइम पर भी निकलते हैं ये, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पर आपकी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइडर का काम करते हैं, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं। ये बेटा समझ रहे हो ना मेरी बात? एब्सोल्युटली राइट। कैल्सीटोनिन, समझ गए होगे? कैल्सीटोनिन कहाँ से निकलता है? आप बोलोगे एक थायराइड के अंदर पैराथायराइड होती है, वो तो निकलती है पीटीएच, और थायराइड में फॉलिकल्स होते हैं, उनमें बनता है थायरोक्सिन, और फॉलिकल के बीच में जो पैराफॉलिकुलर स्पेस होता है, ठीक है, उनमें होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल। पैरा मतलब बाहर, फॉलिकल से बाहर मिलने वाले सेल, वो बनाते हैं कैल्सीटोनिन। मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये कैल्सीटोनिन पीटीएच का एंटागोनिस्टिक होता है। पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल घटाएगा तो कैल्सीटोनिन, सॉरी, पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा तो कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल घटाएगा। दोनों एक दूसरे को रेगुलेट करते हैं। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पीटीएच निकलेगा, और मानो कैल्शियम अमाउंट बढ़ गया तो तुरंत कैल्सीटोनिन निकलेगा। ये ब्लड कैल्शियम लेवल कम कराएगा। कैसे कम कराएगा ब्लड कैल्शियम लेवल? ये दो काम करता है। एडिशनल कैल्शियम को बोन की सरफेस पर अटैच करके एब्जॉर्ब करता है, और एडिशनल कैल्शियम को यूरिन के थ्रू पास आउट करा देता है। तो कैल्शियम होमियोस्टेसिस, एब्सोल्युटली राइट। अब देखो, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड। नो बेटा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलेंगे? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस निकलेंगे। तो कहाँ काम करेंगे? पिट्यूटरी पर, तभी तो पिट्यूटरी क्या निकालेगी? पी आर एल। ये पी आर एल मेमोरी ग्लैंड पे काम करेगा, ना कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन काम करेंगे। आप समझ गए ना? तो मिसमैच क्या हो गया यहाँ पर? फोर्थ वाला कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना। आगे बढ़ते हैं। पैराक्राइन हार्मोन, समझना, पैराक्राइन हार्मोन एक्ट ऑन पैंक्रियास एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल। आप जानते हो पैंक्रियास में अल्फा बीटा डेल्टा, तो डेल्टा सेल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं सोमैटोस्टैटिन। अब कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो समझना, सोमैटोक्राइनिन जो होते हैं, समझाया भी था मैंने, इनको क्या बोलते हैं? बोलोगे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। समझना, कंफ्यूजन जहां जहां होता है। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। मेरी बात समझ गए? यानी ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने वाले होते हैं सोमैटोस्टैटिन, समझना। और साथ सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है, समझना मेरी बात, इनहिबिटरी हार्मोन है। तो हाइपोथैलेमस से भी निकलता है, वहां ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है, और पैनक्रियास की डेल्टा सेल से भी निकलता है, जो अल्फा और बीटा सेल के सीक्रेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। दोनों के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। नेगेटिव फीडबैक आ सकते हो। यानी सोमैटोस्टैटिन आप दो जगह पढ़ोगे बेटा, हाइपोथैलेमस में भी जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन बोलते हैं, और पैनक्रियास में भी यहाँ अल्फा बीटा सेल के सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम। आप समझ गए होगे, कंफ्यूज मत होना। सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। अब देखो, विच हार्मोन विल नॉट इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन रिसेप्टर ऑफ टारगेट सेल एंड इनिशिएट चेन ऑफ इवेंट्स विद इन इट। क्या पूछा है? विल नॉट इंटरैक्ट, नॉट इंटरैक्ट यानी मेम्ब्रेन रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता। कहाँ कर रहा है? वो डायरेक्ट डीएनए से बाइंड कर रहा है, और डायरेक्ट डीएनए से बाइंड कर रहा है तो क्या होगा वो? आप समझ गए होगे क्या होगा वो? स्टेरॉयडल हार्मोन होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा। तो ढूंढ लो कौन सा स्टेरॉयडल लिपिड सॉल्युबल है। आप समझ गए, टेस्टोस्टेरोन भी लिस्ट होता है, एस्ट्रोजन के। वैसोप्रेसिन ये प्रोटीन नेचर के होते हैं, एड्रेनलिन प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोटीन ग्लूकागॉन सब प्रोटीन नेचर के हैं। एनी डाउट? अ पेशेंट हु एक्स, समझना मेरी बात, a patient who excrete large quantity of sodium in urine। अब देखो, यूरिन में सोडियम ज्यादा निकल रहा है, पूछ रहा है यूरिन हैज, अब बताओ, ठीक है, यूरिन जो है डिस्चार्ज कर रही है लार्ज अमाउंट के अंदर,
या डिसीज की बात कर रहा है। यूरिन बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या डिस्चार्ज कर रही है, सोडियम आयन डिस्चार्ज कर रही है। तो बताओ उसको किस ग्लैंड की डिसऑर्डर या डिसीज होने की प्रोबेबिलिटी है, समझना तो समझना पड़ेगा। यूरिन में सोडियम बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है, पता होना चाहिए ऐसा कौन सा सिस्टम है बॉडी के अंदर जो सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, समझना मेरी बात। तो सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन के लिए आप जानते हो हमारी किडनी की सबसे आउटर लेयर होती है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, रिलीज करती है कौन सा हार्मोन, यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनलिन, सॉरी रिलीज करती है एल्डोस्टेरॉन, समझ रहे हो ना मेरी बात। ये क्या काम करता है, ये जाकर के ये क्या काम करता है, ये इंक्रीज करता है absorption of sodium ion and water from DCT और थोड़ा बहुत CD कलेक्टिंग ट्रैक्ट में भी रिसेप्टर मिल जाते हैं, DCT में मिल रहे होते हैं। तो अगर ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला एल्डोस्टेरॉन नहीं निकलेगा बेटा, तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सोडियम निकलना चालू हो जाएगा, यूरिन में कुछ सोडियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। यानी कौन सा डिसीज पूछना चला है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, थाइमस, पैंक्रियास, समझ गए, एड्रिनल कॉर्टेक्स। एनी डाउट। इन हर्ट सेल, समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, इन हर्ट सेल विच सेकेंडरी मैसेंजर, समझना स्पीड अप कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू एड्रेनलिन। मैं पॉजिटिव ही नेगेटिव बोल रहा हूँ, समझना मेरी बात। अक्सर देखा होगा मेडिकल फील्ड में या मैक्सिमम लोगों को मेडिकल फील्ड में मुझे पता है, ठीक है, लोग चैन स्मोकर होते हैं सिगरेट के, वो छोड़ते नहीं है। आखिर सिगरेट ऐसा करती क्या है उनके अंदर, जो तम्बाकू बहुत ज्यादा खाते हैं, टोबैको, ठीक है, कंटेनिंग बहुत ज्यादा सब्सटेंस लाइक सिगरेट, ये वो जो भी कुछ है, टोबैको कंटेनिंग कोई भी चीज ले रहे हैं, वो चिलम, तम्बाकू, ठीक है, सिगरेट, ठीक है, वो क्या आखिर क्या एडिक्शन क्यों हो जाता है उनको, वो उनको वो क्यों लेते हैं, क्योंकि ये सब क्या करते हैं समझाता हूँ मैं, ठीक है। जो टोबैको होती है, टोबैको में क्या होता है, निकोटिन, ये करता क्या, टोबैको होती है बेटा, वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है और हमारे ब्लड के एड्रिनलिन लेवल को बढ़ा देती है, समझना। एड्रिनल ग्लैंड में भी उसको मेडुला को स्टिमुलेट करती है और एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन के लेवल को बढ़ा देती है, और उसके लेवल को बढ़ने से क्या होता है, आपका बीपी बढ़ जाएगा, समझना मेरी बात। आपके बॉडी की हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, भाई कॉन्ट्रैक्शन, बीपी बढ़ने का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, यानी आपकी बॉडी में तुम चेंजेस हो जाएंगे, वो इमरजेंसी वाले चेंजेस हो जाएंगे। यानी इनको लेने से आपकी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, समझना मेरी बात। क्यों, क्योंकि ये सारे कंपोनेंट कैसे बढ़ाते हैं इन सब चीजों को, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन लेवल कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले सेल के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, सेल रिसेप्टर सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है जिसको बोलते हैं साइक्लिक एएमपी। तो ध्यान रखना, जितने भी निकोटिनिक सब्सटेंस होते हैं उनके इफेक्ट से कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होता है, साइक्लिक एएमपी, जो एक कास्केड सिस्टम के थ्रू, समझना ये बात, समझना पहले मैं समझा दूं, पहले समझा देता हूँ एक अच्छे से। मानो एक रिसेप्टर है, तरीके समझा, ठीक है। अगर आपने, ठीक है, निकोटिनिक सब्सटेंस कोई भी ले लिया है, तो वो निकोटिनिक सब्सटेंस क्या काम करेगा, एड्रिनल ग्लैंड में जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ाएगा, और एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन जाएंगे नॉर्मल सेल, स्पेशली जहां पर ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, तो वहां जाएंगे, इनसे बाइंड करेंगे और सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ा देंगे, और इस साइक्लिक एमपी सेल में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल के बाहर आएगा, और बाहर आकर के ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी आप एकदम एनर्जेटिक फील करोगे, समझ रहे ना मेरी बात। इसके अलावा आपकी बॉडी में भाई एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन दो काम करता है, मैंने बताया बहुत सारे काम करता है, ये इमरजेंसी कंडीशन पर आपकी बॉडी को, ठीक है, तैयार करता है, समझना मेरी बात। आपके बीपी को बढ़ाता है, आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, आपकी ब्रीथिंग एक्टिविटी को बढ़ाता है, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और आपको इमरजेंसी कंडीशन पे तैयार करता है, समझ गए होगे। जब भी आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेते हो, ठीक है, लाइक सिगरेट, तंबाकू एटसेट्रा, तो इनसे साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाता है, और साइक्लिक एएमपी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से बेटा क्या होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हो, ठीक है, बट दिस इज डेंजरस, क्योंकि दिस इज एडिक्शन, एक बार लत लग गई फिर नहीं छूटती है। कुछ समय तो आपको अच्छा लगेगा, समझना मेरी बात। यानी नेचर ने जो हमारा बैकअप बनाया है इमरजेंसी फेस करने के लिए, आप उस नॉर्मल कंडीशन में बैकअप को यूज कर रहे हो, जब बैकअप को नॉर्मल कंडीशन में यूज करोगे तो आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी, डेथ होने का, कैंसर होने का कारण यही होता है, ठीक है, तो डेंजरस। बट होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, आप समझ में आ गया होगा।
following are the disease that can develop due to autoimmune disorder. Find the exception where antibody do not play any role. अब देखो एंटीबॉडी का कोई रोल नहीं है। एडिसन्स डिसीज एनसीईआरटी में दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो एडिसन्स डिसीज में क्या होता है, ठीक है, तो एडिसन्स डिसीज में हाइपोसीक्रेशन ऑफ, समझना मेरी बात, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका सीक्रेशन कम हो जाता है। कम कैसे हो सकता है, मान लो एडिसन डिसीज के अंदर हमारी जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना चालू हुए, और कॉर्टेक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना चालू हुए तो कॉर्टेक्स हमारी होता है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो कॉर्टेक्स क्या जाती है, डिजेनरेट करना चालू हो जाती है। तो आप जानते हो दोनों के हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, इस वजह से एडिसन डिसीज हो जाती है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इसमें भी क्या होता है भाई, इसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी बोलते हैं, आप जानते हो। यहाँ पर भी आप समझते हो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इसका एक पार्ट है थायरोटॉक्सिकोसिस, समझा देता हूँ, लाओ इसको भी। नॉर्मल केस में क्या होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, समझ मैं ऐसे समझा रहा हूँ कंसेप्ट के लिए। हमारी पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये TSH आता है और इससे बाइंड करता है, तब जाकर के ये T3 और T4 लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है थायराइड ग्लैंड, समझना मेरी बात। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एनालोगस उसके ही जैसा एंटीबॉडी बन जाए, और नॉर्मल क्या होता है, T3 T4 का लेवल जब बढ़ेगा तो नेगेटिव फीडबैक लूप दिखाएगा और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सीक्रेशन को बंद कर देगा अगर थायरोसिन का लेवल बढ़ रहा है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। पर मान लो हमारी बॉडी ने कुछ ऐसे एंटीबॉडी बना दिए जो TSH के एनालोगस हो, उसके जैसा काम करें, तो ये एंटीबॉडी आएंगे यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे परमानेंटली, और एंटीबॉडी रिसेप्टर से परमानेंटली बाइंड कर जाएंगे तो उसका लेवल कंटिन्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझना, तो थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एंटीबॉडी से रिलेटेड है। तो ये भाई एंटीबॉडी बाइंड कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव फीडबैक को फॉलो नहीं करेंगे, नेगेटिव फीडबैक को फॉलो कौन करेगा, TSH। तो बस तो ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। तो एक बात समझ में आ गया। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, आप जानते हो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होते हैं उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन जाते हैं, तो एंटीबॉडी का काम करते हैं, बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, और इंसुलिन नहीं बनता तो आप इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज के शिकार हो जाते हो। पर इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज, उसको ओल्ड एज डायबिटीज बोलते हैं। बुढ़ापे पर हमारी जो प्रोटीन का डीजनरेशन चालू हो जाता है, या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते पड़े रहते हैं, उनकी मसल्स का ब्रेकडाउन चालू हो जाता है मसल्स का, तो मसल्स पे तो मैक्सिमम रिसेप्टर होते हैं, और जब मसल्स का ब्रेकडाउन पड़े रह रहे हैं, आलसी है, मसल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, क्योंकि मसल्स कब डेवलप होंगे, जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप एक्टिव रहोगे। जब आप एक्टिव नहीं रहोगे तो मसल्स का डिजेनरेशन चालू हो जाएगा, और ओल्ड एज पे तो कॉमन बात है। तो नो डाउट आपके इंसुलिन के रिसेप्टर भी डिजेनरेट करना चालू हो जाएंगे और आप टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हो जाओगे। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है, इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन। मेरी बात समझ गए ना। तो आप कौन सा लगाने वाले हो यहाँ पर, ओ। तो हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है, पेशेंट रिसीव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड टू हेल्प प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांट डिसीज। व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन ACTH एंड CRS। मैंने अभी बोला था, अगर आप किसी भी हार्मोन को एडिशनल प्रोवाइड कराते हो तो बॉडी उस हार्मोन को बनाना बंद कर देती है। तभी मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसी चीजें मत लो जो बाहर से आप ले रहे हो, ठीक है, खुद बॉडी को सिंथेसाइज करने दो, वो बेटर है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ सर्वाइव करने के लिए समझने की कोशिश करना। जैसे ये है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से कौन जुड़ा हुआ है, पिट्यूटरी। आप जानते हो हाइपोथैलेमस से सबसे पहले क्या निकलता है, CRH, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है। तब ये क्या निकालती है, आप बोलोगे एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये हार्मोन जाता है स्पेशली कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की मिडिल लेयर पे इसके रिसेप्टर मेनली वही होते हैं, ठीक है, कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देता है। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया, किसी इंसान का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो उस इंसान को आप कॉर्टिसोल एडिशनल दे रहे हो। अगर कॉर्टिसोल एडिशनल दोगे तो क्या ACTH निकलेगा, नेगेटिव फीडबैक, समझ गए ना मेरी बात। अगर कॉर्टिसोल बाहर से दे रहे हो, लेवल बढ़ा के रखा है, तो ना तो ये निकलेगा ना ये निकलेगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में भी तो ये होता है भाई। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में अगर आप बाहर से एस्ट्रोजन का लेवल या प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ाते हो तो नेचुरली प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन निकलना बंद हो जाएंगे, और प्रोजेस्टेरोन अगर नेचुरली नहीं निकलेगा बेटा, और तो क्या हो जाएगा, आप समझ गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी। मतलब आपने बढ़ा के रखा हुआ है तो बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी बेटा तो आगे की मैकेनिज्म, यानी समझ गए ना मेरी बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगी तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करेगा।
तो ये ध्यान रखना, निगेटिव फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक, हार्मोनल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉलो करते हैं, निगेटिव फीडबैक की वजह से दोनों का लेवल लो हो जाएगा। और आप जानते हो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो बाहर से हमें कॉर्टिसोल देने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे इम्यून सेल उस ऑर्गन को रिजेक्ट करने में, समझ रहे हो ना, रिजेक्ट ना करते हैं, उसे प्रिवेंट करने के लिए। तो उस समय बॉडी के अंदर ACTH और CRS का लेवल कम हो जाता है। वाइल पिट्यूटरी, अब बहुत इंपॉर्टेंट समझना, एक तो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म होती है और एक क्रिटिनिज्म के केस में भी समझना डॉफ होते हैं। पिट्यूटरी केस में जो डॉर्फिज्म होती है वो डॉफ तो मिडगेट बोलते हैं बेटा, वो मेंटली और सेक्सुअली तो नॉर्मल होते हैं और फिजिकली डॉफ होते हैं। सेक्सुअली ये कह सकते हो थोड़ा सेक्सुअल मैच्योरिटी डिले हो जाती है बट नॉर्मल। और क्रिटिनिज्म के केस के अंदर मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली तीनों तरीके से रिटार्डेशन हो जाता है। समझ गए ना मेरी बात? आप जानते हो पिट्यूटरी डॉर्फिज्म ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और क्रिटिनिज्म ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड से निकलने वाला थायरोक्सिन, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। मेरी बात समझ रहे हो? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, तब जाकर के समझना, मेरी जो बेबी होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनमें क्रिटिनिज्म हो जाती है, मेंटली फिजिकली सेक्सुअली रिटार्डेड हो जाते हैं। पूछना चाह रहा है सम, ठीक है, इनमें डिफरेंस पूछना चाह रहा है, मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर, तो समझा दिया मैंने मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस में आप हेड का केस नहीं बोलोगे ना, ये भी नहीं बोलोगे। पिट्यूटरी डॉफ हैज नॉर्मल इंटेलिजेंसी वाइल जो क्रिटिनिज्म के केस में होता है उनकी नॉर्मल इंटेलिजेंसी नहीं होती। तो मेन एनसीईआरटी की लाइनें ध्यान रखना, ये आपको याद रखना। Are the hormone the chemical, ठीक है, मैसेंजर विच डिफर फ्रॉम द अदर इन द केमिकल नेचर। केमिकल नेचर का ध्यान रखना। अगर मैं डोपामाइन की बात करता हूँ, एड्रेनलिन की बात करता हूँ, नॉर एड्रेनलिन एड्रेनलिन की बात करता हूँ, इन तीनों को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइन। और कैटाकोलामाइन कौन होते हैं? इट इज अ टायरोसिन डेरिवेटिव्स। मेलाटोनिन टायरोसिन डेरिवेटिव नहीं है, ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, डोपामाइन, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन, ये तीनों के तीनों एड्रेनलिन, ये तीनों के तीनों कैटाकोलामाइन के अंदर आते हैं जो टायरोसिन अमाइनो से डिराइव्ड हुए। प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच ऑफ द ग्लैंड इज रिलेटेड टू बायोकेमिकल रिदम एसोसिएट विद द रिप्रोडक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसके बारे में अगर मुझसे कहा जाए 2 से 3 घंटे बोलना है, तो मैं समझाना है, तो वो भी मेरे लिए कम है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजों के लिए है। बायोलॉजिकल रिदम और रिप्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। वो कौन सी ग्लैंड होती है भाई? बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल रिदम, सर्केडियल रिदम, ठीक है, डायूरेनल रिदम, समझ रहे हो? स्लीप वॉक साइकिल, 24 आवर की जो रिदम होती है वो मेंटेन कौन सी ग्लैंड करती है? पीनियल ग्लैंड। और ये रिप्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, समझ रहे हो ना मेरी बात? अब समझने की कोशिश करना, पीनियल ग्लैंड के बारे में एक्चुअल में अभी ह्यूमन को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी हम सिर्फ इतना ही समझ पाए हैं कि पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करते हैं, मेलाटोनिन, ठीक है, और मेलाटोनिन का सीक्रेशन जब लाइट कम होती है तब बढ़ता है, और जब लाइट आ जाती है तो सीक्रेशन इनहिबिट हो जाता है, समझ रहे हो? और कहीं ना कहीं ये GnRH की सीक्रेशन पर इफेक्ट डालता है, यानी LHFSL सीक्रेशन पर इफेक्ट डालता है, यानी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से भी रिलेटेड है, प्यूबर्टी डिले करने में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सिर्फ इतनी सी बात है, पर एक्चुअल में ये वो ग्लैंड है बेटा, पीनियल ग्लैंड, जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अभी इसके ऊपर। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक ऐसी ग्लैंड है, मैं बता दूं तो मैं, ये ही वो ग्लैंड है जो इंसान को एक नए आयाम में लेकर के जाती है। कोई भी इंसान अगर अपनी पीनियल ग्लैंड को हाइपर एक्टिव कर ले तो वो उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये साइंस बोल रही है, पर वो कैसे आती हैं सब अभी छुपा हुआ मामला है। पीनियल, अक्सर कर जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं, अपनी बॉडी की एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, तो उनका मेन फोकस पीनियल ग्लैंड के ऊपर होता है। ओम चैंटिंग से भी पीनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन होता है। पीनियल ग्लैंड बॉडी की वो ग्लैंड है जिसके बारे में अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बॉडी में जो कि परम आनंद जिसे कहते हैं, तो पीनियल ग्लैंड जितना अपना सीक्रेशन करेगी उतना ही आप परम आनंद की स्टेज में जाओगे, समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी जो लोग ड्रग्स से आनंद लेते हैं, देखा होगा आज के ड्रग्स का केस बहुत हो रहे हैं, तो ड्रग्स से जिस आनंद की बात करते हैं तो मर जाते हैं, क्योंकि वो डेंजरस कंडीशन, ठीक है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। पर अगर पीनियल ग्लैंड को नेचुरली आपने एक्टिवेट कर लिया थ्रू मेडिटेशन या बहुत सारी चीजें होती हैं, जुनून भी इसके लिए, हठ योग भी होता है, ठीक है, तो वो इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सुपर सुपर है ये वो ग्लैंड है जो आपको एक नए आयाम में लेकर के जाती है। तो इसके बारे में मैं तो कहूंगा जब आप मेडिकल में सेलेक्ट हो जाएं तो जितनी स्टडी कर सकते हैं वो कम है, और ये वो ग्लैंड है जो इंसान को सुपर सुपर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
आप समझना, मेरी जितना आप खोज सकते हो खोजना, इसके बारे में मैंने हिंट दे दिया आपको। सुपर ग्लैंड। Which hormone is characterized by positive feedback regulation that drive the brain, sorry, that drive the birth process to completion? कौन सा हार्मोन है जो बर्थ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बाय फीडबैक रेगुलेशन रिस्पॉन्सिबल होता है? आप जानते हो, मैं समझा देता हूं। एक हार्मोन होता है, आप जानते हो, CRH, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। अब पूरा बर्थ का मैं थोड़ा कंसेप्ट समझा रहा हूँ। जैसे आम पक जाता है, मैंगो पक जाता है, तो उसका जो स्टेम वीक हो जाता है और हवा चलने से वो गिर जाता है। आप समझ गए? ऐसे ही बेबी का जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ, तो उसका कनेक्शन प्लेसेंटा वीक हो जाता है और प्लेसेंटा से निकलता है कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बेबी की केयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। वो है तो ही यानी बेबी की असली जो मदर है वो प्रोजेस्टेरॉन है। समझना मेरी बात। तो जब प्लेसेंटा वीक होता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, तो बेबी की मदर से उसका हाथ हटना चालू हो जाता है, यानी बेबी अनफेवरेबल कंडीशन फील करता है। और उस अनफेवरेबल कंडीशन में एक हार्मोन निकलता है CRH, ऐसा हार्मोन जो उसकी उस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में एक्टिवेट होनी चाहिए। तो CRH, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये जाता है और पिट्यूटरी से एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। और ये हार्मोन बेबी को अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। समझना मेरी बात। जो आप कह सकते हो कि उस समय लास्ट टाइम पर ये बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ाता है, और कॉर्टिसोल का लेवल आप समझते हो कि बॉडी में अनफेवरेबल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा कॉर्टिसोल यूट्राइन वॉल के ऊपर, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को बनाना चालू कर देता है, जिससे कि ऑक्सीटोसिन का निकलने से, बाइंड होने से, समझना मेरी बात, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाने से बेबी का बर्थ हो, यानी सब ये रिसेप्टर बनते हैं। पर पहला कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? जब एक लोकल हार्मोन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, वो मसल से बनके पहला कॉन्ट्रैक्शन करता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट होने का तुरंत एक पॉजिटिव फीडबैक, कॉन्ट्रैक्ट होते ही पॉजिटिव फीडबैक कहाँ जाएगा? पिट्यूटरी के पास। तब पिट्यूटरी का रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन, तब ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू करेगा। ध्यान रखना, पहले ऑक्सीटोसिन नहीं निकलेगा, पहले ऑक्सीटोसिन बाइंडिंग रिसेप्टर की तैयारी होगी, जो कॉर्टिसोल, समझना, और एस्ट्रोजन के इफेक्ट से होती है। जब वो रिसेप्टर बन जाते हैं तो फीटस इंजेक्शन रिफ्लेक्स विद द हेल्प ऑफ लोकल हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन, वो एक कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जो पॉजिटिव फीडबैक कहाँ देगा? पिट्यूटरी के पास। क्या रिलीज करने के लिए? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन जब निकलेगा, समझना मेरी बात, ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो जाकर के रिसेप्टर से बाइंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा। जितना कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा उतना ही ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन और बढ़ता जाएगा, देता पॉजिटिव फीडबैक। तो समझ ही गए होगे। तो अच्छा, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन जो आता है उसको पिटोसिन बोलते हैं, इंजेक्शन मार्केट में आते हैं, ठीक है। नेचुरल फॉर्म ऑक्सीटोसिन है, तो आप क्या लगा दोगे? बोथ 2 and 3। विच हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी शो ट्रॉफिक हार्मोन? इसमें से ट्रॉफिक हार्मोन कौन है? ठीक है, अच्छा समझना मेरी बात। पहले क्वेश्चन आया था उसमें नहीं है, इसमें पूछा है ट्रॉफिक हार्मोन कौन है। समझना मेरी बात, ट्रॉफिक हार्मोन का मतलब है जो ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो बस ध्यान रखना, जिसमें दो बताए थे मैंने जो नहीं होते बेटा, एक तो प्रोलैक्टिन और एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जिसमें ये दो नहीं है बस वही है। प्रोलैक्टिन है, नहीं है, एमएसएच है, नहीं है, एमएसएच है, नहीं है, तो कौन सा है? एलएच और एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये बेटा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ट्रॉफिक इफेक्ट को शो करते हैं और बचे हुए नहीं करते। मैच द कॉलम विद रिस्पेक्ट टू हार्मोन एंड देयर फंक्शन। आप समझ जाना, मैच करो। ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है बेटा? ऑक्सीटोसिन हाइपोकैल्सिमिक मिल्क, कह सकते हो। ऑक्सीटोसिन का जो रोल है, ठीक है, मिल्क इजेक्शन में भी है, हीमोपोइसिस में नहीं है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, सर्केडियम रिदम, हाइपरकैल्सिमिक मिल्क। क्योंकि मिल्क का जो इजेक्शन है, समझना मेरी बात, वो कैसे होता है कि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। तो यूट्राइन स्मूथ मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है। और जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड के स्मूथ मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करा करके मिल्क को इजेक्ट करता है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। मेलेटोनिन बताया था मैंने अभी कि मेलेटोनिन का मेन काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, मेलेटोनिन, सर्केडियम रिदम। कॉर्टिसोल मैं बता ही चुका हूँ, कॉर्टिसोल इमरजेंसी में निकलते हैं, हीमोपोइसिस को भी इंड्यूस करते हैं। इसके अलावा थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन समझना, थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल कम करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, सॉरी सॉरी, पीटीएच ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करता है, थायराइड कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है। डिक्रीज को बोलते हैं हाइपो, इंक्रीज को बोलते हैं हाइपर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
हाइपोकैल्सीमिया। अब देखो कहाँ है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो माने कम, कैल्सी मतलब कैल्शियम, मिया मतलब ब्लड, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? कॉर्टिसोल बताया मैंने, इमरजेंसी कंडीशन में हीमोपोइसिस को भी इंड्यूस करता है। अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट अ हार्मोन विच। अब अल्फा सेल क्या स्टिमुलेट करते हैं भाई, आप जानते हो अल्फा सेल रिलीज करते हैं क्या? ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन क्या काम करता है? स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करके, समझना, या ग्लूकोनियोजेनेसिस करा करके, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन, यानी फैट और प्रोटीन के ब्रेक डाउन से। तो ये आप बोल सकते हो इंक्रीज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। इंक्रीज सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, समझना मेरी बात है। यानी ये क्या काम करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा? इंक्रीज सेलुलर अपटेक। नहीं बेटा, ध्यान रखना, सेलुलर अपटेक का काम कौन करता है? ये सेलुलर इंक्रीज सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, ये कब होगा? अगर सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन बढ़ाएंगे तो भी तो ग्लाइकोजेनेस, बिल्कुल सही, स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको ग्लाइकोनियोजेनेसिस, सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब समझना बेटा, अल्फा सेल रिलीज करते हैं ग्लूकैगॉन, और ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज, देखो ग्लाई ग्लाई लग गया यानी ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लू लग गया यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टिमुलेट करता है, जिसको स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंक्रीज सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन को इंक्रीज नहीं करता है ये। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ग्लूकागॉन का रोल नहीं है ये, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ये तो कॉर्टिसोल का रोल है। क्लियर है बिल्कुल? और कॉर्टिसोल क्या काम करता है? कॉर्टिसोल का काम तो वही है, पर ये इसको यूटिलाइज करने का मतलब है दूसरे तरीके से यूटिलाइज करता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो काम आएगा वो क्या आएगा? स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, सॉरी हाँ, ग्लूकोनियो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज अदर देन ग्लाइकोजन, इसको स्टिमुलेट करेगा। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज सेकंड होगा। नेक्स्ट आ जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट with three blank ABC, choose the correct option with fill up the blank, ठीक है। टेस्टिस, इन टेस्टिस लिडिक सेल आर प्रेजेंट इन, कहाँ होते हैं लिडिक सेल? आप बोलोगे सेमिनिफेस्टिबल के बीच में, इंटरसेलुलर स्पेस बोल सकते हो या इंटरट्यूबुलर स्पेस बोल सकते हो, तो इंटरट्यूबुलर स्पेस में। एंड सीक्रेट अ ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, कौन सा एंड्रोजन? टेस्टोस्टेरोन। अब देखो ठीक है, अब समझना मेरी बात, तो ये कहाँ मिलेगा? इनके बीच में मिलेगा, और मिल करके क्या काम करेगा? समझ में आ गया होगा। एंड्रोजन, एंड्रोजन दो में ही आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, इंट्रा आ गया, टेस्टोस्टेरोन आ गया, इंटर ट्यूबुलर स्पेस, ठीक है। तो ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस जो एंड्रोजन रिलीज करेगा, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक बात क्लियर है यहाँ तक? इन द गिविंग डायग्राम ऑफ एड्रिनल ग्लैंड द पोर्शन वाई, वाई सीक्रेट, क्या सीक्रेट करता है वाई? वाई क्या है? मेडुला। और मेडुला वाले पार्ट से क्या निकलता है? एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, यानी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, अच्छा दोनों को हम कैटाकोलामाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों आ गए, ABC। समझना, मैंने बताया था एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कॉमनली ये सब क्या होते हैं? टायरोसिन डेरिवेटिव होते हैं, कॉमनली इनको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। और डोपामाइन भी इसमें इंक्लूड होता है, पर इसमें डोपामाइन नहीं है। फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर सेल एंड इट्स हार्मोन कंसर्न, ठीक है। अब बीटा सेल जो होते हैं बेटा, इंसुलिन से रिलेटेड है, यस। डोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, डोना फेसिकुलेटा कॉर्टिसोल से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। फॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वो ना, थायरोकैल्सिटोनिन कौन रिलीज करता है? पैरा फॉलिकुलर सेल, ये गलत हो गया। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ किडनी, एरिथ्रोपोइटिन, यस, तीनों बता चुका हूं मैं आपको। pineal gland is located on the dorsal side of forebrain, secret hormone। pineal gland कहाँ होती है बेटा? dorsal side of forebrain, secret hormone, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? मेलेटोनिन। यहाँ क्या आ जाएगा? मेलेटोनिन, ठीक है। एंड प्ले इंपोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ, कौन सी साइकिल रेगुलेशन? 24 आवर की जो रिदम होती है, डाईयूरिनल रिदम होती है, सर्केडियम रिदम होती है, इसको मेलेटोनिन 24 आवर रिदम।
फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिकली व्यू ऑफ पोजीशन ऑफ ग्लैंड। समझना, दे रखा है उन्होंने ए क्या है बेटा, पैराथायराइड ग्लैंड, और पैराथायराइड ग्लैंड अगर है तो क्या रिलीज करेगी, थायरो, पैराथायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, पीटीएच, पैराथ हार्मोन। ये क्या काम करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है। अब रिलेटेड देख लो, करेक्ट पूछा है इन्होंने। पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड सीक्रेट, पैराथायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट पीटीएच विच इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। यस करेक्ट पूछा है, यही होगा। फिर देख लो, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट, थायराइड तो है ही नहीं है, पैराथायराइड है। पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट पीटीएच विच रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्रॉग, मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, नहीं नहीं बेटा, ठीक है, ओनली सेकंड राइट है। एस्ट्रोजन हार्मोन इज नॉट नोन टू, अब एस्ट्रोजन की बात कर रहा है, रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यस एस्ट्रोजन करता है। suppress the production of FSH from puberty, from pituitary gland, suppress the production of FSH। मैंने बताया था अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा तो FSH सिक्रेशन को क्या कर देगा, वो इनहिबिट कर देगा, सप्रेस कर देगा, सीधा नेगेटिव फीडबैक। एक हार्मोन का लेवल बढ़ेगा तो वो अपने ही बनने को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। और आप जानते हैं FSH के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रमोट फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर ओवर द एंडो, बिल्कुल सही। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप जानते हो एस्ट्रोजन का लेवल दो बार बढ़ता है, एक एवोल्यूशन से पहले और एक एवोल्यूशन के बाद। तो एवोल्यूशन के बाद एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, वो क्या काम कर रहा है, वो यूट्रस के अंदर प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को मेंटेन करा रहा है। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन अब सेकंड में क्या, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा, तभी तो क्या होगा, आप बोलोगे एंड्रोमेट्रियम मेंटेन रहेगी, यहाँ पर क्या होगा, ब्लड वेसल्स डेंसली बनना चालू हो जाएंगे, फर्दर थिकनिंग होना चालू हो जाएगी। और मेंटेन करने के लिए तभी तो ध्यान रखना है आपको कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब बढ़ेगा तो प्रोजेस्टेरॉन अपना काम तभी करेगा जब उसके रिसेप्टर बनेंगे, और उसके रिसेप्टर को इस वॉल पर बनाने के लिए एस्ट्रोजन का रोल होता है। क्योंकि एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन का काम करता है एस्ट्रोजन, और एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। जब तक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर नहीं बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन अपना काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही। सप्रेस द कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, गलत, सप्रेस नहीं करता। एस्ट्रोजन भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है, सप्रेस नहीं करता, जहां तक कोई डाउट। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन, आप समझ गए होंगे, वही हार्मोन है, स्ट्रोडल हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन ड्यूरिंग सर्टेन मैकेनिज्म इनकरेक्ट रिदम। अब देखो, हॉर्मोन्स एग्जिबिटिंग सच मैकेनिज्म, ठीक है, इंटरैक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं, डीएनए बाउंडेड रिसेप्टर की मैकेनिज्म है। दीस हार्मोन जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, ये हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट नहीं करते, प्रोटीनियस नेचर करते हैं। हार्मोन्स एग्जिबिटिंग सच मैकेनिज्म मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोमल फंक्शन, बिल्कुल सही। सच हार्मोनल मैकेनिज्म डज नॉट रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल, अरे कोई भी हार्मोन होगा, लिपिड सॉल्युबल हो या फैट सॉल्युबल हो, वो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स तो करेगा ही, तभी तो हार्मोन का फंक्शन है। मेरी बात समझ गया क्या, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और ये एब्सोल्युटली राइट है, हार्मोन्स एग्जिबिटिंग सच मैकेनिज्म मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन एंड क्रोमोसोमल फंक्शन, क्योंकि डायरेक्टली वो क्या करते हैं, जीन के एक्शन को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर से बाइंड नहीं करते बेटा। हार्मोन एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन, इंसुलिन का अपोजिट कौन है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कौन करता है, कोर्टिसोल भी बढ़ाता है, ग्लूकागॉन भी बढ़ाता है, 1 और 2 दोनों आ जाएगा। एल्डोस्टेरोन तो नहीं बढ़ाता, एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कहां से, ECT एंड स्मॉल अमाउंट आल्सो कलेक्टिंग टर्न। द इनकरेक्ट मैच, जाटोसाइक्लिक एमपी, इट इज अ सेकेंडरी मैसेंजर, राइट बेटा। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथ, नो 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 नो, ऑक्सीटोसिन पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ध्यान रखना है, ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। वैसोप्रेसिन राइज ब्लड प्रेशर बाय, बिल्कुल सही, हमारे ब्लड प्रेशर स्पेशली आर्टरी, वैसोप्रेसिन वेसल्स को प्रेस करने वाला, कॉन्ट्रैक्ट कराने वाला, बीपी को बढ़ाने वाला, आप समझ गए, वैसोप्रेसिन, इसको एडीएच भी बोलते हैं। सोमैटो, तभी तो कह रहा हूं वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर बेटा स्वेट ग्लैंड के ऊपर भी होते हैं, वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर ब्लड वेसल्स आर्टरी पर भी होते हैं, और वैसोप्रेसिन के रिसेप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम नेफ्रॉन के ऊपर भी बताते हैं। एडीएच वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन, क्योंकि वहां एंटी डायरेटिक का काम करता है और अदर जगह ये वेसल्स को प्रेस करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन आप समझ ही गए होंगे, कहां से निकलता है बेटा, हाइपोथैलेमस से निकलता है, नेगेटिव
रोल प्ले करता है और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को रोकता है। एब्सोल्युटली राइट, ये राइट, ये राइट, ओनली एज द कॉलम। अब देखो, हार्मोन कंट्रोलिंग एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, हार्मोन कंट्रोलिंग एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, कौन सा हार्मोन है जो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन कंट्रोल करता है? हार्मोन कंट्रोलिंग एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन, क्लियर है बिल्कुल? रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, क्लियर है बिल्कुल? अब नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग बाय द किडनी इन रिस्पांस टू लो ऑक्सीजन लेवल इन किडनी। किडनी से कौन सा हार्मोन निकलता है? एरिथ्रोपोइटिन। जब आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो रेड बोन में एरिथ्रोपोसिस कराता है, तो एरिथ्रोपोइटिन किडनी की जेजी सेल से निकलता है। हार्मोन दैट, ठीक है, स्टिमुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक, थायरोल, कैल्सिट्रायोल, इट इज द टाइप्स ऑफ विटामिन D3, बताया था मैंने, क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके ऊपर। ये कैल्सिट्रायोल भी किडनी की जेजी सेल से निकलता है बेटा, ठीक है, और ये गट से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और कैल्सिट्रायोल का सिक्रेशन किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है? PTH, पैराथ हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है, ठीक है। देखो, हार्मोन दैट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ये तो आप जानते हो, गैस्ट्रिक हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, मैच कर देना आप। Hormone of anterior pituitary that promote protein formation, cell multiplication and cell differentiation, कौन सा हार्मोन करता है सारे काम? ये सारा काम तो ग्रोथ हार्मोन करता है। Which one among the following hormone has no sexual importance? समझना, सेक्सुअल इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की सेक्सुअल इंपॉर्टेंस है या नहीं? आपको नहीं, सर इसकी कैसी इंपॉर्टेंस हो जाएगी, ये तो मिल्क से रिलेटेड हो गया, ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन हो गया, पर है बेटा, ध्यान रखना। जाता हूँ एक एक करके मैं। आप जानते हो पीट्यूटरी से निकलता है PRL, PRL, ये PRL जब तक निकलेगा तब तक ये नेगेटिव फीडबैक दिखाएगा। ये हाइपोथैलेमस से किसके सीक्रेशन को रोकेगा? GnRH, यानी PRL GnRH के सीक्रेशन को रोकेगा। तभी कहते हैं कि मदर का इनिशियल 6 मंथ का लैक्टेशन पीरियड होता है, तो उस समय PRL क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक दिखा करके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोक देता है, ठीक है। ये नेचुरल, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में दे भी रखा है एनसीईआरटी में, क्योंकि PRL नेगेटिव फीडबैक किसके लिए करता है? GnRH के सीक्रेशन को रोकेगा, और जब GnRH नहीं निकलेगा तो पिट्यूटरी से LH और FSH भी नहीं निकलेंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो इसकी तो इंपॉर्टेंस ही है। फिर देखो नेक्स्ट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH की बात कर रहा है ये। ADH का तो कोई रोल ऐसा है ही नहीं, यही होगा। फिर देखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, आप जानते हो उसको क्या बोलते हैं? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन का काम क्या होता है? आप बताओ तो मैं जानूं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन किस हार्मोन से सिमिलर होता है? आप बोलोगे LH की सिमिलर होता है, यानी LH का काम क्या होता है? LH का काम होता है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके क्या बनता है? कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम के स्ट्रक्चर को इनिशियल फेज में बिफोर फर्टिलाइजेशन मेंटेन कौन करता है? LH। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन मेंटेन करता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन करता है। समझना मेरी बात, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन और LH का फंक्शन एक ही है, क्या काम? मेंटेन करना कॉर्पस ल्यूटियम को, बस बिफोर फर्टिलाइजेशन LH करता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन करता है। आप समझ गए ना मेरी बात? कब तक? जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता। जब प्लेसेंटा बन जाता है तो प्लेसेंटा खुद ही अपने आप सारे हार्मोन रिलीज करना चालू कर देता है, यानी इसका भी रोल है भाई, ठीक है, क्योंकि LH का रोल है तो इसका भी रोल है। और जब तक ये निकलेगा, आप जानते हो FSH LH नेगेटिव फीडबैक सारा मैकेनिज्म चालू हो जाएगा, क्योंकि HCG निकल रहा है। जब तक HCG निकलेगा तब तक क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी? आप बताओ, नहीं चलेगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है? नहीं चलती है, क्योंकि HCG भी GnRH और LH और FSH के सिक्रेशन में नेगेटिव फीडबैक लूप बनाता है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये तो आप जानते हो। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है LH, इसी को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन केस ऑफ मेल। तो ये तो करेगा ही, मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ तक कोई डाउट बेटा नहीं? अच्छा, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन की बात कर रहा है। ऑर्गन इन बॉडी लाइक, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। Organ in the body like gastrointestinal tract, heart, kidney, liver do not produce any hormone। नहीं बेटा, सारे सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, एनसीईआरटी में भी तो रखा है लास्ट में, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया।
Non-nutritive chemical produced by the body in trace amount that act as intercellular messenger are known as hormone. Yes बेटा, ये एनसीईआरटी की लाइन है कि हार्मोन की डेफिनेशन दे रखी है, नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं, ठीक है। फिर देखो, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन आर प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन आर, पिट्यूटरी ग्लैंड से इनहिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन नहीं बनते, ये तो हाइपोथैलेमस से बनते हैं। क्लियर है बिल्कुल। एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब एडिनोहाइपोफाइसिस इज अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन नहीं बोलेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन बोलेंगे थ्रू हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। यानी ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। One amongst is not glycoprotein hormone. Glycoprotein hormone कौन सा नहीं है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या कॉर्टिसोल, ठीक है। वन amongst is not a glycoprotein. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हो, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल से निकल रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये प्रोटीन और फॉस्फेट का यानी आयोडीनेटेड फॉर्म ऑफ टायरोसिन। समझ गए ना मेरी बात। कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन आप समझ गए, पैराथायराइड, थायराइड, थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं, वहां से निकलता है। करता क्या है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। तो अब देखो, कैल्सीटोनिन डज नॉट रिटार्ड बोन डिसोल्यूशन, डज नॉट रिटार्ड बोन डिसोल्यूशन। यस, बोन डिसोल्यूशन को रिटार्ड तो नहीं करता ये, ठीक है। लोअर द, क्योंकि क्यों नहीं करता, क्योंकि तो बोन के ऊपर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। समझना में, ठीक है, हटाता नहीं है, एब्जॉर्ब करता है, रिजॉर्प्शन नहीं करता। रिजॉर्प्शन मतलब होता है टूट जाना, हट जाना, और एडजॉर्प्शन होता है जुड़ जाना, और एब्जॉर्प्शन होता है अंदर आ जाना। लोअर कैल्शियम इन द, लोअर द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड। यस, कैल्शियम का काम ही है फॉस्फेट और कैल्शियम को ब्लड में कम कर देना। लोअर कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, नहीं बेटा, डज नॉट रिटार्ड बोन, ठीक है। लोअर, डज नॉट लोअर द कैल्शियम ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन ब्लड, नहीं करता है, डज नॉट, डज नॉट लोअर कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर, डज कैल्सिटोनिन डज नॉट लोअर कैल्शियम इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, करता है। रेगुलेट कार्बन, देखो बेटा, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, क्या नहीं करता, डज नॉट, क्या नहीं करता, रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म में इसका कोई रोल नहीं है, ऐसा पूछना चाह रहा है वो। कैल्सीटोनिन डज नॉट रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, काम क्या करता है, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, कैल्शियम को बोन से अटैच करा देता है, तो रिटार्ड कर देता है बोन का डिसोल्यूशन, और ब्लड कैल्शियम लेवल को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में या ब्लड में कम करने का काम करता है, साथ में फॉस्फेट को भी कम करने का काम करता है। Which of the following represent the action of insulin? आप समझ गए इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करना, इंक्रीज तो नहीं करना, डिक्रीज, डिक्रीज एक ही में है। द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ ओल्ड पीपल बिकम वीक ड्यू टू, आप जानते हो ओल्ड एज पर कौन सी ग्लैंड डिसअपियर हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, थाइमस, इसकी वजह से उसका इम्यून रिस्पॉन्स भी कम हो जाता है, इसलिए बूढ़े लोगों को वैक्सीनेशन नहीं होता। वैक्सीनेशन जितनी यंग एज पर होगा उतना बेटर है। वैक्सीन का मतलब है एटीन्यूएटेड, लाइव एटीन्यूएटेड, या समझना मेरी बात, वीक एंटीजन को बॉडी में इंड्यूस करना, तो उस वही बॉडी इस चीज को झेल पाएगी जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ओल्ड एज में इसको हम यूज नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज एसोसिएटेड विद द सिम्टम लाइक, अब समझो मेरी बात, नियोनेटल जॉन्डिस, एबनॉर्मल स्किन, डिसम्यूटिज्म, ठीक है, टंग, टंग का बाहर निकलना, लो आईक्यू, ये सारे कैरेक्टर कहाँ नजर आ रहे हैं आपको, क्रिटिनिज्म, याद आया, क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म क्या होता है, ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, आइडेंटिफाई हार्मोन which its correct matching of source and function। अब देखो, प्रोजेस्टेरॉन की बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, सोर्स क्या प्रोजेस्टेरॉन का, एंटीरियर पिट्यूटरी है, यही गलत हो गया। ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यस। ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ नहीं कराता, कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये, ठीक है। एएनएफ, वेंट्रिकुलर वॉल नहीं, एट्रियम वॉल। मेलेटोनिन पीनल ग्लैंड से निकलता है, रेगुलेट स्लीप वॉक साइकिल, यस बेटा, स्लीप वॉक साइकिल को मेंटेन करता है मेलेटोनिन, पीनल ग्लैंड से निकलता है बेटा। 24 आवर की रिदम को मेंटेन करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस रिलीज, न्यूरोहाइपोफाइसिस देखो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन
पिट्रेसिन, देखो वैसोप्रेसिन को ही पिट्रेसिन भी बोल देते हैं, एक ही बात है, 1 और 2। प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं होता, प्रोलैक्टिन कहाँ से होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस से। Which hormone are not antagonistic in action? गैस्ट्रिन और जीआई, भाई गैस्ट्रिन डेक्स्ट्रिन उसको बढ़ाएगा, ये कम करेगा। एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन ये एक ही हार्मोन, सेम फंक्शन होते हैं, ये एंटागोनिस्टिक नहीं है बेटा, ये एंटागोनिस्टिक नहीं है। पैराथॉर्मोन थायरोकैल्सिटोनिन एंटागोनिस्टिक है। पैराथॉर्मोन क्या काम करेगा, पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, थायराइड कैल्सिटोनिन घटाएगा। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा, ग्लूकागॉन बढ़ाएगा। तो एंटागोनिस्टिक ये नहीं है, दोनों का फंक्शन एक ही होता है। Which is the only adenohypophysis hormone linked directly to body? नॉर्मल केस में क्या होता है, एंट्री पिट्यूटरी के हार्मोन निकलते हैं और अपनी अपनी ग्लैंड से बाइंड कर करके उसके रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। पर एक हार्मोन ऐसा है, ग्रोथ हार्मोन, जो किसी ग्लैंड से बाइंड नहीं करता, ठीक है, बॉडी के सारे सिस्टम से बाइंड करके पूरे बॉडी के सिस्टम की ग्रोथ, मसल्स की ग्रोथ, ठीक है, कार्टिलेज की ग्रोथ, सबको कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी बोल सकते हो ग्रोथ हार्मोन को, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सोमैटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। Which of the following hormone act by entering inside the nucleus binding, अब समझ गए, binding to उस पर रेगुलेटर साइट क्रोमोसोम, तो कौन सा होगा, कॉर्टिसोल, लिपिड सॉल्युबल। Following is the list of hormone, how many of them are mechanism similar to epinephrine? तो पहले पता होनी चाहिए एपिनेफ्रिन कौन सा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। तो इसमें से आप क्या सेलेक्ट करने हैं, प्रोटीन हार्मोन। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन प्रोटीन हार्मोन तो है पर डायरेक्टली अंदर एंटर करता है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन, ये भी कॉर्टेक्स का हार्मोन है, स्ट्रोडल नेचर का है। कॉर्टिसोल स्ट्रोडल है, एंड्रोजन स्ट्रोडल है, टेस्टोस्टेरोन स्ट्रोडल है, एस्ट्राडायोल स्ट्रोडल है, ऑक्सीटोसिन प्रोटीन है, वैसोप्रेसिन प्रोटीन है, प्रोलैक्टिन प्रोटीन है, सोमैटोस्टैटिन प्रोटीन है बेटा। एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होगा, ये भी नहीं है। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन है बेटा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोटीन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोटीन है। तो कितने हार्मोन प्रोटीन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हार्मोन यहाँ प्रोटीन नेचर के हो गए। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सेलेक्ट करने होंगे, सारे हार्मोन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, मैंने एक बार में बता दिया है आपको। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन सेक्स हार्मोन, ठीक है, और ये कैसे होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर के। और थायराइड के हार्मोन स्टेरॉयडल नहीं होते बट लिपिड सॉल्युबिलिटी दिखाते हैं, क्लियर है बिल्कुल। तो इनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, दोनों के डीएनए बाउंडेड, और इसको छोड़ करके बचे हुए सब मेम्ब्रेन बाउंडेड। द हार्मोन विच स्टिमुलेट ग्लूको, समझना, ग्लाइकोनिन, ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। ऐसा हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, कौन सा हार्मोन होगा ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने वाला, इन सब करके आप जानते हो एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड में भी कौन, एड्रिनल कॉर्टेक्स ज्यादा बेटर है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और एड्रिनल ग्लैंड में मेडुला के हार्मोन भी आ गए, कॉर्टेक्स सबसे बेटर है। तो कॉर्टेक्स के अंदर आप समझ गए, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एबव ग्लैंड एक्सेप्ट, भाई ग्लैंड क्या है, ये कौन सी ग्लैंड दे रखी है, ठीक है, थायराइड दे रखी है। अब थायराइड का फंक्शन देखो, द सीक्रेट द हार्मोन व्हिच सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ इरेथ्रोपोइसिस। क्या थायरोक्सिन का काम इरेथ्रोपोइसिस को सपोर्ट करना है, यस। एक्सेप्ट पूछा है इन्होंने, क्या सपोर्ट करता है, बीएमआर को बढ़ाएगा तो उसको भी करेगा। इट्स सीक्रेट द हार्मोन व्हिच कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, यस, थायरोक्सिन का काम है बेटा ये। इट्स सीक्रेट आइडोथायरोनिन हार्मोन, यस, आइडोथायरोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती है ग्लैंड, T3 T4, T3 and T4। all the hormone iodothyronin and thyrocalcitonin secreted by thyrocalcitonin secreted by this gland interact with intracellular receptor। अब देखो थायरोकैल्सिटोनिन तो समझना मेरी बात है, एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करेगा, जबकि आइडोनेटेड फॉर्म इंट्रासेलुलर, तो ये वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया बेटा। इसके दो हार्मोन होते हैं आप जानते हो, एक तो क्या, थायरोक्सिन T3 T4, उसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, डीएनए बाउंडेड, जबकि थायरोकैल्सिटोनिन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड, तो ये गलत हो गया। One of the following pair incorrectly match, somatostatin, somatotrophin, somatotrophin, थायरोक्सिन। सोमेटोट्रोफिन कौन होता है बेटा, ग्रोथ हार्मोन, उससे रिलेटेड क्या है, डॉर्फिज्म। थायरोक्सिन रिलेटेड हो गया क्रिटेनिज्म, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन टिटेनी, ठीक है। इंसुलिन, डायबिटीज इंसिपिडस, गलत बेटा, डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू, इंसिपिडस झूठी डायबिटीज,
ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होती है, इंसुलिन की वजह से डायबिटीज मेलाइटस। क्लियर है बिल्कुल, वो भी टाइप 1। टाइप 2 ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर इंडिविजुअल। ठीक है, टाइप 1। अच्छा आगे लो, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 की बात चल रही है, टाइप 2 डायबिटीज की बात चल रही है, मेलाइटिस की बात चल रही है। करेक्टर वाइज ऑल एक्सेप्ट, सारे करेक्टर हैं एक को छोड़ करके। प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, प्रोड्यूस होगा बेटा, क्योंकि टाइप 2 के अंदर तो रिसेप्टर डिजेनरेट कर रहे हैं। ठीक है, लैक फंक्शनल रिसेप्टर ऑफ इंसुलिन ऑन देयर सेल, यस। ठीक है, लैक ऑफ बीटा सेल ऑफ द आइलेट्स, नहीं नहीं बेटा ये नहीं होगा, ये टाइप 1 में होता है। कैन कंट्रोल देयर डायबिटीज विद द डाइट एंड एक्सरसाइज, बिल्कुल सही। आप डाइट और एक्सरसाइज करोगे, मसल्स मेंटेन करके रखोगे, अच्छी डाइट लोगे, मसल्स में बढ़िया मेंटेन होंगे, तो कभी भी टाइप 2 डायबिटीज आपको नहीं होगी, ध्यान रखना, बता चुका हूं मैं। और बीटा सेल की वजह से टाइप 1 होती है, तो कौन सा इनकरेक्ट हो गया, बीटा। थैंक यू बेटा। हैव अ ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड बी अ विनर। तो मैं हर बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अपने ऊपर ट्रस्ट करो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 100% आप नीट 2020 क्रैक करोगे। थैंक यू बेटा। अगर आप, थैंक यू। लेट्स क्रैक नीट यूजी विद अन अकेडमी। यूज माई कोड MD001। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो MD001 कोड जरूर याद रखना, 10% डिस्काउंट के लिए एप्लीकेबल होगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020। गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट।